गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम सॉइल साइंस का चैप्टर 1 क्लियर करेंगे, यानी कि क्लास 1 है। जितनी भी क्लासें होगी पूरी की पूरी सॉइल साइंस के यानी कि होगी, वो अलग से प्लेलिस्ट है वो बना दी जाएगी, जिसमें सॉइल के पूरे टॉपिक है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आप सभी को कोई भी अदर सब्जेक्ट के जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, उसके टॉपिक है वो क्लियर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप सभी कमेंट कर देना, उससे संबंधित हमें क्वेश्चन है वो बना देंगे। अगर आप सभी को ये नोट्स है वो डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर सॉइल साइंस के नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि मर्दा यानी कि सॉइल साइंस है, यानी कि सॉइल शब्द या मर्दा है वो किस भाषा का शब्द है, तो वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद में बात की जाए कि लैटिन भाषा का जो शब्द है यानी कि सोलम, सोलम शब्द का अर्थ क्या होगा, तो सोलम शब्द का अर्थ है ज़मीन या फर्श होगा। क्या होगा? ज़मीन या फर्श होगा। अब बात की जाए कि मृदा विज्ञान या आधुनिक मृदा विज्ञान, विश्व की बात की जा रही है पहले, फिर उसके बाद में भारतीय की जाएगी। तो विश्व मृदा विज्ञान या आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक कौन है, तो वी डोकुचेव हैं। यहाँ पे आप सभी कंफ्यूज ना हो, तो वी डोकुचेव विश्व के मृदा विज्ञान के जनक हैं या जन्मदाता हैं। उसके बाद में बात की जाए कि भारतीय मृदा विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो डब्ल्यू लीथर होंगे, यानी कि डब्ल्यू लीथर है जो भारतीय मृदा विज्ञान के जन्मदाता है। उसके बाद में बात की जा रही है आधुनिक जैविक खेती यानी कि मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनकदाता कौन है, तो सर अल्बर्ट हावर्ड हैं। उसके बाद नेक्स्ट में बात की जा रही है कि जेवी लिविंग ने 1840 के अंदर, यानी कि जेविंग लिविंग ने 1840 में न्यूनतम का नियम यानी कि लॉ ऑफ मिनिमम, यानी कि लॉ ऑफ मिनिमम कब प्रस्तावित किया, तो 1840 के अंदर प्रस्तावित किया। और ये किसने किया था? जेवी लिविंग ने किया था। उसके बाद में बात की जा रही है यहाँ पे इष्टतम और सीमित घटक का नियम है, वो किसने दिया था, यानी कि लॉ ऑफ ऑप्टिमम एंड लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, तो ब्लैकमैन ने दिया था। किसने दिया था? तो ब्लैकमैन ने दिया था और 1905 के अंदर दिया था। कब दिया था? 1905 के अंदर दिया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट में कि हासमान प्रतिफल नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न 1909 के अंदर दिया था। 1905 के अंदर कौन सा दिया था? 1905 के अंदर दिया था लॉ ऑफ ऑप्टिमम एंड लिमिटिंग फैक्टर का दिया था ब्लैकमैन ने। और इसके बाद में हासमान प्रतिफल का नियम आता है जो कि 1919 में दिया था, मिर्चलिक ने दिया था, मिर्चलिक ने प्रस्तावित किया था। आप सभी अच्छे अच्छे नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि सॉइल साइंस के काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये, जो आप सभी को कई बार नॉर्मल बुक के अंदर देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में बात की जा रही है प्रतिलोम उत्पाद नत्रजन नियम यानी कि एग्रोबायोलॉजी, यानी कि एग्रोबायोलॉजी के बारे में यहाँ पे या जो प्रतिलोम उत्पाद नियम यानी कि नाइट्रोजन नियम है वो किसने दिया था, तो विल्कोक्स ने 1929 के अंदर दिया था। तो 1929 के अंदर विल्कोक्स ने दिया था और 1929 के अंदर और भी हो रखे हैं काफ़ी, उसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करने जा रहे हैं। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है वो कौन से सन में होता है, तो वो 2015 में घोषित किया गया था, यानी कि वर्ष है 2015, और जिसमें थीम हेल्दी सॉइल साइंस फॉर हेल्दी लाइफ के बारे में बताया गया है। अब बात करेंगे कि मृदा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं, जिसमें जो यानी प्रत्येक सब्जेक्ट्स के लिए प्रत्येक बुक है अलग अलग होती है। जैसे सॉइल साइंस की है तो सॉइल साइंस की सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, अलग अलग से अलग अलग होती है, तो हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा मृदा की प्रकृति और उनके गुण, यानी कि मृदा की प्रकृति और उनके गुण है उसके हैं एन.एस. ब्रेडी द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? एन.एस. ब्रेडी के द्वारा लिखी गई थी। ये गवर्नमेंट होती है, बुकें ऐसे पब्लिश होती है तो वो एक तरह से गवर्नमेंट होंगी। ऐसे वैसे बहुत सारी होती है बुकें, लेकिन जो ज़्यादातर पॉपुलर बुकें होती है जिसने पहली बार लिखी होती है उसका ही नाम लिया जाता है। नेक्स्ट में यहाँ पे मृदा की उर्वरकता और खाद है वो टिडसेल यानी कि टिस्डेल नेशनल हेविल बिटल ने लिखी थी। अगर सीधी बात की जाए, अगर बुक का फ्रंट पेज आएगा तो उसमें टिस्डेल के नाम से या और अन्य के नाम से सीधा लिखा भी मिल सकता है। उसके बाद में कि मृदा यानी कि मृदा विज्ञान का पाठ्य पुस्तक है वो टी.डी.
विश्वास व मुखर्जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? टी डी विश्वास और मुखर्जी ने लिखी थी। और उसके बाद में प्रारंभिक मृदा है विज्ञान यानी प्रारंभिक मृदा विज्ञान है वो डी.के. दास के द्वारा लिखी गई थी। और यहाँ पे आप मृदा विज्ञान नॉर्मल बुक देखने को मिलती है तो ज़्यादातर लाइब्रेरी के अंदर डी.के. दास की बुक ही देखने को मिलती है। तो गाइज ये बीएससी वाले डी.के. दास की ज़्यादा बुक पढ़ते हैं। उसके बाद में यानी कि साइलेंट स्प्रिंग है वो किसने लिखी थी? साइलेंट स्प्रिंग है और राचेल कार्सन ने 1962 के अंदर लिखी थी। कौन सी सन में लिखी थी? 1962 में राचेल कार्सन ने लिखी थी। उसके बाद में फर्टिलाइज़र न्यूज़ यानी कि FAI कहाँ पे है? FAI है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद में है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक कुल खाद की खपत है यानी कि जो मृदा है उसके अंदर बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश है यानी कि यूपी के अंदर सर्वाधिक कुल खाद की खपत होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक कुल खाद कौन से यानी कि स्टेट के अंदर खपत होती है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। उसके बाद नेक्स्ट में बात की जा रही है कि खाद के मामले में भारत में पोटास की खाद सबसे अधिक आयात की जाती है। देखिए यहाँ पे पोटास है वो खाद के मामले में सबसे अधिक आयात की जाती है। तो क्वेश्चन है वो आप सभी से ये पूछा जाएगा कि भारत के अंदर खाद सबसे अधिक कौन सी आयात की जाती है? तो वो है ऑप्शन में आप सभी को यूरिया दी जाएगी, DAP दी जाएगी, किसान खाद दे दी जाएगी और पोटास दे दी जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो पोटास ही होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट में कि भारत में NPK पोषक तत्वों के अनुपात यानी कि पोषक तत्वों का अनुपात है 6.5:2.5:1 होगा। तो इस तरह से होगा। अगर उनमें अनुशासित अनुपात पूछी जाए तो 4:2:1 होगा। उसके बाद में बात की जा रही है कि यहाँ पे मृदा विज्ञान की शाखाएँ कौन कौन सी है? तो यहाँ पे पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी होगी। तो यहाँ पे बीएससी वाले हैं उनके लिए एग्ज़ाम सॉइल साइंस का एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर के अंदर। उसमें एक क्वेश्चन यानी पक्का ही आता है, पेडोलॉजी से आ जाओ या इडेफोलॉजी से, दोनों में से एक आएगा और 2 नंबर का कन्फर्म है। अगर ये न्यू टाइप में आ जाए तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन हैं वो आप सभी को 3 नंबर में देखने को मिलेंगे। अगर डेफिनेशन आ जाती है तो यहाँ पर न्यू टाइप में नहीं आएगा। तो 2 नंबर फिक्स होंगे। अगर आप बीएससी करोगे तब ये काम बहुत ज़्यादा आएंगे, इसलिए मैंने सॉइल साइंस का टॉपिक है वो आप सभी को क्लियर करवा रहा हूँ। यहाँ पे मृदा विज्ञान है यानी कि पेडोलॉजी इसकी शाखा है जिसको भूतत्व विज्ञान भी कहा जाता है। मृदा की प्राकृतिक संरचना यानी कि मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन और उसके विभाजन और विस्तृत का अध्ययन। देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम सबसे पहले कि मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई उसका अध्ययन करते हैं और उसके साथ में उसका विभाजन किस तरह से हुआ यानी कि उत्पत्ति होंगी तब भी विभाजन हुआ है और उसका जो विस्तृत यानी कि किस तरह से फैली है और कितनी दूर में फैली है उसका अगर हम अध्ययन करें तो ये पेडोलॉजी कहलाता है। अब बात करेंगे आगे नेक्स्ट में कि इडेफोलॉजी यानी कि ये वनस्पति के लिए प्राकृतिक आवास या उत्पत्ति स्थल यानी कि वनस्पतियों का और उसकी उपज यानी कि वनस्पतियों और उसकी उपज के संदर्भ में मृदा की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। यानी कि जहाँ वनस्पति की मृदा है सर्वाधिक कितनी उपज हो रही है उसके बारे में अध्ययन करते हैं वो इडेफोलॉजी कहलाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे सॉइल कंपोजिशंस एंड फॉर्मेशंस यानी कि मृदा प्रोफाइल का विकसित होना यानी कि मृदा की संरचना व उसका गठन। तो यहाँ पे मृदा की प्रोफाइल है यानी कि किसी भी मृदा की, सीधी सी बात की जाए, किसी की मृदा की एक निश्चित इकाई क्षेत्र में यानी कि निश्चित इकाई क्षेत्र से काटी गई काट जिसमें जितनी भी परतें दिखाई देती है। यहाँ पे यह लिखा हुआ है कि किसी भी मृदा की ऊर्ध्वाधर काट को जितनी भी परतें दिखाई देती है यानी कि क्षैतिज दिशा में जितनी भी परतें दिखाई या इंगित होती है वो मृदा प्रोफाइल कहलाती है। अब आप सभी को एक सामने में नॉर्मल क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये मृदा मान लीजिए आप सभी, तो यहाँ पे ये हमारा बिंदु है। तो यहाँ से हमने किसी यानी कि चाकू की सहायता से या किसी भी औजार की सहायता से हमने ये चोर्स काटा और जैसे ही हमने ये चोर्स काटा तो यहाँ पे काटने के बाद में हमारे सामने इस तरह का एक निकल जाएगा चोर्स डिब्बा सा। उसमें हमें इस तरह की एक परतें देखने को मिलेगी जो यहाँ पे हमें यानी कि इस साइड से और दोनों साइड से हमें देखने को मिलेगी क्योंकि हमने बीच में से ये मृदा निकाली है। तो जो परतें दिखाई देती है वो मृदा प्रोफाइल कहलाती है। उसके बाद में होरिजन है।
मृदा की प्रोफाइल की परतें जो संरचना व अन्य गुणों के समान होती है, जिसको होराइजन या क्षितिज भी कहा जाता है, यानी कि जो परतें दिखाई देती है उसकी संरचना व अन्य गुणों के समान होती है। अब उसमें ओ, ए, ई, बी, सी होते हैं। तो आप सभी का इसमें क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आता है ओ, ए, ई, बी, सी के अंतर्गत। तो आप सभी से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओ होरिजन के बाद में कौन सा सहस्त्र आता है। तो ओ होरिजन के बाद में कौन सा सहस्त्र आता है, ए सहस्त्र आता है। सबसे पहले आप सभी का जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। यानी कि सहस्त्र है वो 5 प्रकार के होंगे, जिसमें हम पहले बात की जा रही है ओ सहस्त्र, सेकंड यहाँ पे होगा ए सहस्त्र, फिर होगा बी यानी कि ओ, ए, ई, बी, सी, ओ ए, ई होगा। यहाँ पे इसने ई नहीं लिखा, ई शायद मिस्टेक से कटा हुआ है, आर नहीं होता है, यहाँ पे मिस्टेक से है, इसमें शायद कुछ मिस प्रिंटिंग है। ओ, ए, ई, बी, सी होता है, इस तरह से होता है, आर सहस्त्र नहीं होता। आर तो रोक्स होती यानी कि रोक्स होती है। तो हम उसके बारे में आप सभी को पहले बता देते हैं कि ओ होरिजन है, जिसको जैव होरिजन भी कहा जाता है, यानी कि जिसमें जो वनों की मृदाएँ आती है, यानी कि वनों की मृदाएँ जो प्राप्त होती है, जिसमें सबसे अधिक ऊपरी वनों के ऊपर जो होरिजन होता है उसको ओ सहस्त्र कहा जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे इसके अंदर जो ई सहस्त्र है वो मिस प्रिंटिंग है। तो मैं ई सहस्त्र के बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्लियर करूँगा, क्योंकि उसमें आप सभी को रंगीन प्रिंट के माध्यम से समझाऊँगा कि किस तरह से जो वनस्पति है किस तरह से एलिविल आएगी, उसके बाद में कौन सी अपक्षय होगी, कौन सी निक्षालन होगी, कौन सी निक्षेप होगी और कौन सी रोक्स होगी, यहाँ पे सारा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 था उसमें कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। उसमें के चैप्टर 1 में नॉर्मल बातें होती है। अब यहाँ पे चैप्टर 2 है वो क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारी क्लास कैसे लगी आप सभी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिल